जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री या फिर इसे मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, आप कितने बच्चे इसे हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास या फिर मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, तो दोनों एक ही होता है। एक पेपर और होता है, एक सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, जिसे प्राचीन इतिहास बोला जाता है, तो वो आपका अलग है। हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री, इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पेपर आप देखने वाले हैं 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1857 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपका लिखित पेपर है। ठीक है, इसके पहले दोस्तों मैंने कई क्लास आपके करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग सारे क्लासेस देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। यदि आप थर्ड सेमेस्टर में सोच रहे हैं कि हिस्ट्री में हमारा किस तरह से पेपर आएगा, इससे पहले तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना है, थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का है, तो ये क्वेश्चन पेपर 2024, 2025, 2026, 2027 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। देखें, किसी किसी कॉलेज में यहाँ आपको 2 घंटे का समय दिया गया है लिखने के लिए, किसी कॉलेज में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाता है किसी कॉलेज में लिखने के लिए, किसी कॉलेज में 2 घंटे। लेकिन जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है ये 75 ही रहता है। ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, चले, तो आपके 3 खंड में प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स। किसी कॉलेज में केवल खंड अ और खंड ब में पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लेकिन ज़्यादातर लगभग आपके 70% कॉलेज में आपके 3 खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें, देखिए, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यहाँ पर जो नोट दिया रहेगा इसे पढ़ना अनिवार्य है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं पर आपका लिखा रहता है इन प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना। ठीक है, इसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं अति लघु में, 10 के उत्तर देना है और एक प्रश्न लिखने के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 शब्द में लिखना है बाबू। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे ही जोड़ देते हैं कि बच्चा किस तरह से लिखा है, इसी के बेस पर आपको नंबर मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसे ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे, ताकि आपके दोस्त, आपके साथी जो भी आपके साथ जुड़े हैं वो भी अपना क्वेश्चन पेपर देख लें कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चले, तो शेयर ज़रूर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ धमाकेदार तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है मीर कासिम। ठीक है, इस तरह से जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में मीर कासिम, तो आप सोचने लगेंगे कि इसका उत्तर हम कैसे लिखें। इलाहाबाद की संधि, इसका उत्तर कैसे लिखें हम। सहायक संधि, इसका उत्तर कैसे लिखें। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, और कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीर कासिम एकदम 100% आपके एग्जाम में आता है बाबू। ठीक है, मीर कासिम से एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। और इलाहाबाद की संधि, ये भी इम्पोर्टेंट है 90%, इसे भी मान के चलिए। ठीक है, हमेशा नहीं पूछा जाता है तो कम से कम 2-3 बार पढ़ लेंगे। देखिए, हम लोग कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से कोई भी प्रश्न उठा करके जो पिछले साल पूछा है इस साल दे देता है। लगभग आपके 40% जो पीछे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं वही आपके 40% आपके 2024, 2025 में भी पूछ सकता है, 2026, 2027 में भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हालांकि 2027 में, 2026 में आपके उतने इस प्रश्न पत्र से नहीं आएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आपको आइडिया भी लग जाएगा। लेकिन 2024 के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं 2025 के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलें,
ध्यान रखेंगे। मीर कासिम, इलाहाबाद की संधि, सहायक संधि क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर अभी मैं बताऊंगा और आपको ये ध्यान रखना है केवल 50 शब्द में ही उत्तर लिखना है, ठीक है। अमृतसर की संधि, ये आपका हमेशा नहीं पूछता, इसे स्किप कर दीजिएगा, 2-3 बार केवल इसे पढ़ना है ताकि एग्जाम में आए तो आप आराम से लिख सकें, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महालवाड़ी सिस्टम, ये आपका 100% गारंटी है, ये प्रश्न हर साल आता है, इसे एकदम रट डालना है, ठीक है। इन सभी का उत्तर मैं अभी बताता हूँ आपको। अगला है आपका मैकाले विवरण पत्र, जो लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर प्रकाश डालिए। लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा का यहाँ पर विवरण पत्र दिया है, इसको लेकर के आए थे, इसके बारे में आपको पूछा जाता है, ठीक है। मैकाले का शिक्षा नीति भी आपको पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एकदम 100% ये गारंटी है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति एकदम 100% आपके एग्जाम में आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसे भी 100% तैयार करना है। अगला है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, स्किप कर दीजिए, 2-3 बार पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा नहीं आता है। अगला है स्वामी विवेकानंद, एकदम 100% आता है, गारंटी है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अगला है आपका हड़प नीति, ठीक है, ये भी लगभग 90% आता है, हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे इसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है आर्य समाज, ठीक है, तो आर्य समाज के बारे में हमेशा नहीं पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो कम से कम 4-5 बार इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी का उत्तर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेक्शन बी पढ़ाऊँगा, ठीक है। खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन हर साल आते हैं, कौन 2024 के एग्जाम में आएगा, कौन 2025 के एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट आएगा 100%, इन सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले मैं इन सभी का उत्तर बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इन सभी का उत्तर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गूगल पे खोजेंगे तो गूगल पे आपका 50 शब्दों में उत्तर नहीं दे पाता है, बहुत कम ही देता है, ठीक है, उल्टा सीधा लिख करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास देखें, आपके पास बुक होगा, ठीक है, गाइड होगा, या फिर आपके पास राजेंद्रा होगा, यूपीएच होगा, या फिर आपके पास कोई भी ऐसी सीरीज है तो उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका पहले मैं आपको उत्तर बता देता हूँ 10 का, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया था मीर कासिम। मीर कासिम कौन था भैया? तो देखिए, मीर कासिम के बारे में लिखना है 50 शब्द में, तो कैसे लिखना है प्रश्न का उत्तर ध्यान देंगे। देखिए, मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, जिन्होंने 1760 से 1763 तक शासन किया, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और व्यापारिक विशेषाधिकारों को चुनौती दी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर करा दी। उनका शासनकाल अंग्रेजों के साथ संघर्षों से भरा था, विशेषकर बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, जहां वह हार गए थे, ठीक है, मीर कासिम 1764 के बक्सर की लड़ाई में हार गए थे, ठीक है। इस हार के बाद उन्होंने बंगाल की नवाबी से हटा दिया गया, ठीक है। जब वो बक्सर की लड़ाई में जब 1764 में मीर कासिम हार गए थे, तो उन्हें बंगाल की कुर्सी से, यानी बंगाल की जो नवाबी थी उस वहाँ से, उस पद से उनको हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद मीर कासिम कहाँ चले गए? नेपाल चले गए थे, ठीक है, नेपाल भागकर चले गए थे। इस तरह से आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। यदि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न एकदम शानदार तरीके से लिखा होगा तो बाकी जो आपका लघु है और दीर्घ है उस पर एग्जामिनर ज़्यादा जोर नहीं देता है, ठीक है, इसी पर ज़्यादा जोर देता है, इसी से पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो इसे ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए, इसे ही शानदार तरीके से लिखना है, ठीक है। चले, इलाहाबाद की संधि, इसको कैसे लिखना भैया? 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। देखिए, 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंपने की महत्वपूर्ण संधि थी। यह संधि अंग्रेजों को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, जिसमें शाह आलम ने अंग्रेजों को कर वसूलने का अधिकार दिया। इसके बदले में शाह आलम को इलाहाबाद और कड़ा की जागीरदारें दी गई, ठीक है, जागीरें दी गई। यह संधि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मानी जाती है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि को भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मानी जाती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, आगे जरूर शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, ताकि कोई भी बच्चा छोड़ने ना पाए, आराम से एकदम शानदार तरीके से उत्तर लिख दे, ठीक है। चलिए, सहायक संधि क्या है? ठीक है, सहायक संधि क्या है भैया? देखें, सहायक संधि जो है आपका अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई एक कूटनीतिक नीति थी।
जिसे लॉर्ड वेलेजी ने 1798 में शुरू किया था। इस संधि के तहत भारतीय राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए जो अंग्रेज़ों की सेना थी उसको रखनी पड़ती थी, ठीक है, और बदले में उन्हें अंग्रेज़ों के आदेशों का पालन करना होता था, ठीक है, इलाहाबाद सहायक संधि के द्वारा। इस संधि से यानी जो सहायक संधि है, सहायक संधि से भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और अंग्रेज़ों का भारत में प्रभुत्व बढ़ गया, ठीक है। यानी जो आपकी सहायक संधि थी, सहायक संधि से भारतीय राज्यों को अंग्रेज़ों का परोक्ष नियंत्रण स्वीकार करने के लिए बाध्य करती थी, ठीक है। चले दोस्तों, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे इसका, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिया गया है, ताकि टेलीग्राम अगर बैन हो जाएगा, अगर बैन होने वाला है तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो दोनों जगह आपके पीडीएफ क्लासेस सेंड किए जाते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलें, इसमें चौथा प्रश्न है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि जो है साथियों 25 मार्च 1846 को महाराजा गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि के तहत जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए की कीमत पर सौंपा गया था। इसके परिणाम स्वरूप गुलाब सिंह कश्मीर को स्वतंत्र शासक बन गए, ठीक है, गुलाब सिंह कश्मीर के स्वतंत्र शासक बन गए, और ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ होने की शर्त को स्वीकार किया। इस संधि ने कश्मीर पर डोगरा राजवंश की नींव रखी, ठीक है, अमृतसर की संधि ने, ठीक है, कश्मीर पर क्या रखी, डोगरा राजवंश की नींव रखी थी। चले, इसमें अगला आपका प्रश्न पूछा गया है महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व संग्रहण की एक प्रणाली थी, जिसे 1822 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव या महाल को राजस्व की इकाई माना गया और राजस्व की जिम्मेदारी गांव के प्रमुख या जमींदार को दी गई। महाल के किसान संयुक्त रूप से राजस्व के लिए जिम्मेदार होते थे। यह व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू थी। इसका उद्देश्य राजस्व संग्रहण में सुधार और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाना था, ठीक है। चलें, देखिए इसमें अगला आपका पूछा गया है मैकाले विवरण पत्र। ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस बबिंगटन मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को कोलकाता में भारतीय शिक्षा पर मिनट, ठीक है, भारतीय शिक्षा पर मिनट नाम से अपना एक नीति प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में उन्होंने भारतीयों को, ठीक है, जो भारतीय थे उनको अंग्रेजी शिक्षा देने की ज़रूरत बताई थी। मैकाले का मकसद भारत के उच्च वर्गों को अंग्रेजी के जरिए शिक्षित करना था, ताकि वे पश्चिमी शिक्षा को आम जनता तक पहुंचा सके। मैकाले के इस प्रस्ताव को भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को मंजूरी दे दी थी, ठीक है। चलें, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला आपका पूछा गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है यह 1746 से शुरू हुआ था और 1748 में यह खत्म हो गया था, ठीक है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ठीक है। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। कब से कब तक, 1746 से 1748 तक। यह युद्ध यूरोप में हो रहे ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध का भारतीय परिदृश्य था, ठीक है। युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, दक्षिण भारत में राजनीतिक व व्यापारिक नियंत्रण के लिए दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा, ठीक है। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने ब्रिटिशों को मद्रास में पराजित किया, लेकिन अंततः एक्सा-ला-शापेल की संधि 1748 में हुई थी। उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ और कब्जे की गई भूमि वापस लौटा दी गई। चलें, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 है आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखने के लिए आएगा, 50 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था, मृत्यु 1902 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद एक महान भारतीय संत और विचारक और समाज सुधारक थे।
उन्होंने पश्चिमी दुनिया में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। उनके विचार युवाओं को प्रेरित करते हैं और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में दिए गए उनके भाषण ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। विवेकानंद का संदेश मानवता, एकता और आत्मनिर्भरता पर आधारित था। चलिए, इसमें नवा आपका पूछा गया है हड़प नीति, ठीक है, यानी विलय नीति या फिर हड़प नीति आप इसे बोल सकते हैं। देखें, विलय नीति जिसे हड़प नीति या व्युपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक साम्राज्यवाद समर्थक रणनीति थी, ठीक है। इसे 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था, ठीक है। जो हड़प नीति थी इसको किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। यह नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, ठीक है, तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा, ठीक है। हड़प नीति क्या थी? मान लीजिए भारत में कोई राजा है, उसका कोई पुत्र नहीं है, अगर राजा मर जाता है तो उसके सारे संपत्ति को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा, ठीक है। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी के अधीन देशी राज्यों के संतानहीन शासकों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया था, ताकि मान लीजिए अगर कोई राजा है, उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उसे राजा क्या करता था, उस पुत्र को गोद ले लेता था। लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने यह नीति लागू किया कि कोई भी दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकता, ठीक है। चले, इसके मुताबिक भारतीय शासक के किसी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था, ठीक है। चलें, इसमें आप आगे जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कई राज्यों पर कब्जा किया, जिनमें सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर शामिल है। अवध के राजा वाजिद अली शाह को भी 7 फरवरी 1856 को इसी नीति के तहत पदच्युत कर दिया गया था। इस कदम से हजारों रईस, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए थे। इससे अवध में असंतोष और साजिश का माहौल बन गया था। इस नीति ने भारतीय शासक वर्ग में भी काफ़ी खलबली मचा दी थी। चले, अब आपको आगे इसमें लिखना है आर्य समाज। आर्य समाज में आपको पूछा है आर्य समाज क्या है, 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। देखिए, इस तरह से उत्तर लिखना है। आर्य समाज एक मिश्रित, आपको हेडिंग डाल के लिखना है बाकायदे से, ठीक है। आर्य समाज एक मिश्रित संस्कृत शब्द है। इसमें आर्य और समाज शब्द शामिल है। आर्य शब्द का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास सद्गुण और महान विशेषताएं हों। समाज शब्द का मतलब होता है सामाजिक समूह या संगठित समुदाय। इसलिए आर्य समाज शब्द का मतलब होता है उच्च नैतिक चरित्र वाले व्यक्तियों का समुदाय। संस्कृत में आर्य समाज का मतलब होता है कुलीनों का समाज, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना साल 1857 में 10 अप्रैल को स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में की थी। इसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। इस समाज ने भारतीयों के धार्मिक दृष्टिकोण में काफ़ी बदलाव लाया। दोस्तों, ये रहे आपके 10 प्रश्न, ठीक है। 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। चलिए, अब मैं आपको जो सेक्शन बी है, खंड ब और खंड स, इसको मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एकदम 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2024-2025 के एग्जाम में, ठीक है। 2026 के एग्जाम में एकदम इम्पोर्टेंट है, आएंगे एकदम 100%, ठीक है। चले दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके क्वेश्चंस बता दिए हैं, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के जो 10 प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी का मैंने उत्तर आपको बता दिया है, ठीक है। इन सभी का आप लोगों ने PDF देखा हुआ, जरूर PDF जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन बी यानी खंड ब। खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और आपको जो नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं इसको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। कि 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है लगभग 200 शब्दों में लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आपको 3 प्रश्न लिखना है और एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है, ठीक है, और आपको 200 शब्दों में लिखना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है बक्सर युद्ध के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका 80% मान के चलिए, ठीक है, इस बार आने की संभावना है।
तो कम से कम 4-5 बार इसे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं देखिए जब मैं आपको मॉडल पेपर दूंगा तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, ठीक है। तो चाहे तो आप तब तक पढ़ते रहिएगा और जब मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा तो बताऊँगा किस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। अगला है हैदर अली के कार्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या इसको स्किप कर दीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न पे, ठीक है। लेकिन इसे ज़रूर पढ़ लेना, बक्सर के युद्ध आपकी गारंटी है, आपके एग्जाम में ये जो बक्सर का युद्ध है ये आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना पर प्रकाश डालिए। जो द्वैध शासन है बंगाल का, इस पर एक प्रश्न आपका आता है, इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार करना है, ठीक है। 100% इसे एकदम तैयार करना, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, एकदम 100% ये आता है, गारंटी के साथ ये प्रश्न आएगा, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई परमानेंट, सॉरी, हाँ ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट को अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं। तो ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, गारंटी है, तो इसे एकदम रट डालेंगे, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से आपको तैयार करना है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का वर्णन कीजिए, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे, इसे भी पढ़ लेना है, ठीक है। चले अगला प्रश्न है आपका, विलियम बैटिंग के सामाजिक सुधारों पर प्रकाश डालिए, ये भी इम्पोर्टेंट है बाबू, इसे भी तैयार कर लेना है। अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण बताइए, स्किप कर दीजिए, 2-3 बार केवल पढ़ेंगे, हमेशा नहीं पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में संक्षेप में लिखिए, एकदम 100% गारंटी है आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी से आपका एकदम 100% गारंटी है, आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसे एकदम रट डालना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। चले अब अगला आपका आएगा सेक्शन सी, यानी खंड स। खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार है, इसमें आपको 15 नंबर मिलेगा, किसी किसी कॉलेज में आपको यह 10 नंबर का होता है, और जब 10 नंबर का रहता है तो आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और 15 नंबर का रहता है तो आपको 1 क्वेश्चन करने के लिए बोला जाता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ पर जो नोट दिए गए हैं इसे पढ़ना अनिवार्य है। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, ठीक है। यानी हमें इसमें आपके 4 प्रश्न पूछे गए होंगे, या फिर 3 प्रश्न, 3 नहीं 4 या 5 पूछे गए होंगे, ठीक है। 4 या 5 पूछे गए होंगे, इसमें से केवल एक ही करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, वो भी 500 शब्दों में लिखना बाबू। चलें, पहला है कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। तो कर्नाटक युद्ध उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 90% मान के चलिए इस बार आने की संभावना है, तो इसे एकदम तैयार कर लेना है, ठीक है, 90%। अगला है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, 100% गारंटी है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, इससे आपका एकदम 100%, एकदम 100% मान के चलिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, मेरा चैनल तो छोटा है, कोई बात को सीरियस नहीं लेता है, लेकिन जो बच्चे सीरियस लेते हैं और एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो फिर आते हैं कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त 100% गारंटी है, एकदम आता है, तो इसे तैयार करना है, मैं तैयार भी आपको करा दूंगा, ठीक है। चलें, तब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे। अगला है लॉर्ड डलहौजी के सुधारों का वर्णन कीजिए। जो लॉर्ड डलहौजी का शिक्षा नीति है, ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी एकदम 100% गारंटी है बाबू, एकदम आएगा, ठीक है। तो इसे लॉर्ड डलहौजी को भी पढ़ लेना है, ठीक है। अगला है आपका समाज सुधार के रूप में राजा राम मोहन राय के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार केवल पढ़ लेंगे, लेकिन राजा राम मोहन राय के बारे में आपका एक प्रश्न आता है, ये भी 100% गारंटी है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में ज़रूर थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बाकी इन सभी जो प्रश्न दिए गए हैं सभी का मैं उत्तर बता दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं जब आपको मॉडल पेपर दूंगा तो मॉडल पेपर में पहले मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर बता दूंगा, फिर दीर्घ उत्तरीय का, ठीक है। और प्लेलिस्ट में लिंक है, जा करके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जा करके बाकी क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।